सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज प्रिया सेन। वेलकम टू ज्ञान सार क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज विद कंसेप्ट। हम ऑलरेडी हमारा जो चैप्टर 5 है दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे कवर करने की, जो कि हमारा चैप्टर 6 नेशनल इनकम। इसके अंदर 2 यूनिट आती है हमारी, एक तो नेशनल इनकम यूनिट 1 और दूसरा है केनेसियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इन दोनों को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमने सबसे पहले इन्हीं चैप्टर को चूज क्यों किया है, बिकॉज जो चैप्टर 5 है हमारा, चैप्टर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट या प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, ये भी कैरी करता है आपके 15% मार्क्स। और अब जो हम चैप्टर 6 कवर कर रहे हैं वो भी हमारे कैरी करता है नेशनल इनकम वाला, जिसके अंदर 2 यूनिट है, ये भी कैरी करता है 15% मार्क्स। दैट मीन्स इन दोनों चैप्टर से मिला के आपके एग्जाम में टोटल आएंगे 30 एमसीक्यू या 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं को कवर कर रहे हैं। चैप्टर 5 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, यूट्यूब पे अपलोडेड भी है, आप वहां से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, विद कंसेप्ट सोल्व कर सकते हैं। उस चैप्टर के लगभग 100 या 110 के अराउंड एमसीक्यूज है, जो सारे मैंने कंसेप्ट वाइज करवाया, वहां पे जाके उनको देख सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेशनल इनकम वाला चैप्टर। देखिए, नेशनल इनकम स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट को जानना होगा। जैसे पहले क्वेश्चन में ही दे रखा है, द कंसेप्ट ऑफ रेजिडेंट यूनिट इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी डिनोट्स। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट यूनिट में सिर्फ 3-4 टर्म्स ध्यान में रखनी है। उन 3-4 टर्म्स को ध्यान रखते ही आपके पूरे एमसीक्यू लगभग सॉल्व हो जाएंगे। जैसे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता लगा ले तो हमारा एमसीक्यू 1 सॉल्व हो जाएगा। बाद में हम देखेंगे एक मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से पहले लिख लेते हैं फैक्टर कॉस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। किसी भी नेशनल इनकम की फैक्टर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी और मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी। एक लास्ट हम पता करेंगे व्हाट इज ग्रॉस एंड व्हाट इज नेट। तो ग्रॉस और नेट वाला बहुत सिंपल सा है, देख लीजिए। सबसे पहले कोई भी चीज ग्रॉस है दैट मीन्स उसके अंदर क्या इंक्लूड है, इंक्लूड डेप्रिसिएशन। ठीक है, कोई चीज हमें ग्रॉस दे रखी दैट मीन्स वहां पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल कंजम्पशन। डेप्रिसिएशन का एक और नाम है जो हमारे चैप्टर में गिवन है, इसको बोलते हैं कैपिटल कंजम्पशन। ठीक है, तो ग्रोस का मतलब होता है जिस भी नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है या कैपिटल कंजम्पशन इंक्लूड है उसको हम ग्रोस बोलेंगे। अगर मुझे ग्रोस से नेट पे आना है तो ग्रोस से नेट पे आने के लिए माइनस क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन या कैपिटल कंजम्पशन। इसका जस्ट वाइस वर्सा, अगर मेरे पास नेट वैल्यू है और मुझे ग्रोस पे जाना है तो मैं क्या कर दूंगी, प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर है ये। तो ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस होता है सिर्फ हमारा डेप्रिसिएशन का होता है। अगर ग्रॉस दे रखी है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दो तो नेट आ जाएगा, नेट दे रखा तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो तो ग्रॉस आ जाएगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है। देखिए, डोमेस्टिक का मतलब होता है वो इनकम जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री पे डिपेंड करेगी, टेरिटोरियल बाउंड्री। और नेशनल में क्या लिखा हुआ है, नेशनल मतलब नेशनलिटी, दैट मीन्स इट विल डिपेंड अपॉन सिटीजनशिप। ठीक है, डोमेस्टिक मतलब टेरिटोरियल बाउंड्री। अगर मैं यहाँ पे इंडिया का मैप लूं तो दैट मीन्स इंडिया में कोई भी पर्सन रहता है। ठीक है, कोशिश करते हैं इंडिया का मैप बनाने की। ठीक है, समझ लीजिए ये हमारा इंडिया है। यहां पर जो डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही है वो टेरिटोरियल बाउंड्री से हो रही है। दैट मीन्स इंडिया में हमें ये मतलब नहीं है कौन सी कंट्री का पर्सन रह के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन कर रहा है।
अगर वो यूएसए का पर्सन है लेकिन इंडिया में रह के काम कर रहा है, तब भी उसको हम कहाँ मानेंगे, डोमेस्टिक इनकम के अंदर कैलकुलेट करेंगे। अगर यूएसए की कोई कंपनी है, जापान की कोई कंपनी है, चाइना की कोई कंपनी है, रशिया की कोई कंपनी है, वो कंपनी अगर हमारी कंट्री की टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर आकर प्रोडक्शन कर रही है, तो हम उसको क्या मानेंगे, हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट मानेंगे। दैट मीन्स डोमेस्टिक इनकम विल नॉट डिपेंड अपॉन द नेशनलिटी ऑफ द पर्सन या सिटीजनशिप ऑफ द पर्सन, इट विल डिपेंड solely on the territorial boundary of the our country. That means हमारी टेरिटरी के अंदर कोई भी किसी भी कंट्री का सिटीजन है, अगर वो रह के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन करता है या सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन करता है, तो उसको हम कहाँ इंक्लूड कर लेंगे, जीडीपी, दैट मीन डोमेस्टिक इनकम के अंदर उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। और नेशनल में क्या आएंगे, सिटीजनशिप वाले, मतलब वो लोग जो इंडिया की नेशनलिटी रखते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप रखते हैं, उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन किया है, तभी हम उसको नेशनल इनकम के अंदर काउंट करेंगे। दैट मीन्स यूएसए की कोई कंपनी है, इंडिया में रह के कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है, ठीक है, इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है, उसने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है, उसकी जो इनकम है वो इंडिया में अकर तो हो रही है, आउटस्टैंडिंग तो हो रही है, बट यूएसए की कंपनी इंडिया की सिटीजन नहीं है। तो जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उन लोगों की इनकम को हटा देंगे जो इंडिया में रह के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट इंडियन सिटीजन। क्लियर है? इसका वाइस वर्सा भी, कुछ लोग इंडिया के सिटीजन तो है, नेशनलिस्ट तो है, बट दे आर लिविंग आउटसाइड द इंडिया। जैसे इंडिया के काफी सारे लोग कनाडा में रहते हैं, ठीक है, यूएसए में भी रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हर साल अपनी फैमिली को कुछ ना कुछ इनकम रेमिट करते हैं या रिपेट्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो है तो इंडिया के सिटीजन या नेशनलिस्ट, बट रहते कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, तो उनकी इनकम हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। दैट मीन्स अगर मेरे पास डोमेस्टिक इनकम है, तो वहां पर नेशनल इनकम पर, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकम आउटस्टैंडिंग या अक्रू इन इंडिया, बट दे आर नॉट इंडियन सिटीजन और नेशनलिस्ट, ठीक है। इंडिया में अकर तो ही है, बट दे आर नॉट इंडियन सिटीजन। तो जब मैं डोमेस्टिक पे नेशनल पे जाऊंगी, तो डोमेस्टिक में तो ये इनकम ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है, बिकॉज ये इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर अकर हुई थी। तो जब मैं डोमेस्टिक से नेशनल पे जाऊंगी, तब इस वाली इनकम को क्या कर दूंगी मैं, लेस, ठीक है। क्योंकि ये लोग जो बाहर के इंडिया में रहते हैं, एक्चुअल में वो इनकम हमारी है ही नहीं, क्योंकि ये कंपनीज जो आउटसाइड इंडिया की कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज है, वो अपना प्रॉफिट कहाँ रेमिट करेगी, अपनी ओरिजिन कंट्री में, जहाँ की वो कंपनी, वहां पे अपना पूरा प्रॉफिट रेमिट कर देगी। तो जब मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करूंगी, तो वो पर्सन जो इंडिया के सिटीजन नहीं है बट इंडियन टेरिटरी में रह के काम करते हैं, उनकी इनकम को डोमेस्टिक से नेशनल पे कन्वर्ट होते समय मैं माइनस कर दूंगी। तो इसको हमने क्या कर दिया, लेस। और इसको बोलते क्या है, नेट नहीं, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, इसको हम बोलते हैं फीटा। बिकॉज ये फैक्टर इनकम तो है, बट ये कहां चली जाएगी, टू अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। क्लियर है? तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते समय हम लेस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड। इसका जस्ट अपोजिट, ये हमारी कंट्री है, इनकम अक्रू या अर्न आउटसाइड इंडिया, ठीक है, बाय द सिटीजन और नेशनलिस्ट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया की सिटीजनशिप या इंडिया से रिलेटेड कोई पर्सन है, बट वो रहता बाहर है, बाहर रहता है, बट वो अपनी इनकम कहाँ रेमिट करता है, इंडिया के अंदर रेमिट करता है। तो जब मैं डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जा रही हूँ, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में तो इनकम इंक्लूड ही नहीं हुई, बिकॉज डोमेस्टिक इनकम में तो मैंने वही इनकम इंक्लूड की है जो मेरी टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर आउटस्टैंडिंग हुई है या अर्न हुई है। आउटसाइड इंडिया जो इनकम अर्न हुई है वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड ही नहीं थी, बिकॉज दैट इनकम आर आउटसाइड द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द इंडिया। तो जब मैं डोमेस्टिक से नेशनल इनकम निकालूंगी, तो ये इनकम तो इसमें इंक्लूड है ही नहीं, तो इसको मैं क्या कर दूंगी, इंक्लूड कर दूंगी, बिकॉज दिस इनकम इज अर्न बाय द सिटीजन और नेशनलिस्ट ऑफ द इंडिया। तो इसको क्या बोलेंगे,
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये इनकम आउटसाइड इंडिया है बट ये इंडिया में आ जाएगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो देखिए डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते समय हमें दो इनकम को एडजस्ट करना है, फीटा और फीफा को। डोमेस्टिक में फीटा क्या है, मेरा इंक्लूड है फैक्टर इनकम टू अब्रोड, बट ये उन लोगों की इनकम है जो इंडिया के नेशनलिस्ट या सिटीजन नहीं है बट वो इंडिया में रह के प्रोडक्शन और सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बट वो अपनी इनकम को अल्टीमेटली कहाँ भेज देंगे, अपनी ओरिजिन कंट्री में भेज देंगे। तो जब मैं डोमेस्टिक से नेशनल इनकम कैलकुलेट करूंगी तो इसको क्या कर दूंगी, माइनस। और इसका वाइस वर्सा, वो लोग जो आउटसाइड इंडिया में रहते हैं बट वो इंडिया के सिटीजन है, वो अपनी इनकम इंडिया में भेजेंगे, ठीक है, पर वो नेशनलिस्ट कहाँ के, इंडिया के। तो जब मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करूंगी तो डोमेस्टिक में तो मेरी इनकम इंक्लूड हुई नहीं थी, तो मैं क्या करूंगी, इसको वापस अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दूंगी। तो नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाते समय हमने दो एडजस्टमेंट किए, कौन कौन से, शॉर्टकट में लिख लेते हैं। एनआई अगर मुझे निकालनी है और मेरे पास डीआई गिवन है तो डीआई में से मैं फीटा तो क्या कर दूंगी, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, और प्लस क्या कर दूंगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है, क्लियर है। तो नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम टू अब्रोड जो कि इसमें इंक्लूड है बट वो मेरी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, उसको माइनस कर दूंगी और इसको फीफा को क्या कर दूंगी, मैं ऐड कर दूंगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब इन दोनों को कंबाइंड करके हम क्या बोलते हैं, इसको हम नेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेट कैसे लिखेंगे, अगर फीफा और फीटा को मैं डायरेक्ट माइनस कर दूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। अगर फीफा में से फीटा माइनस करेंगे या फीटा में से फीफा माइनस करेंगे तो इंडिया के कंटेक्स्ट में हमेशा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आएगा, ना कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। इसका रीजन क्या है, बिकॉज इंडिया का फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फीटा, ठीक है। तो जो वैल्यू ग्रेटर रहेगी, अगर मैं उसका नेट करूंगी दोनों का माइनस, तो जो वैल्यू ग्रेटर रहेगी वही वापस आंसर में आएगी। तो फीफा में से फीटा जाएगा तो बचेगा क्या, फीफा। इसको क्या बोलते हैं हम, नेट फीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। बिकॉज इंडिया को हर साल इंडिया उन टॉप कंट्रीज में आती है जो रेमिटेंस के थ्रू आउटसाइड अपनी ओरिजिन कंट्री से सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी रिसीव करती है, इसलिए इंडिया का फीफा हमेशा ज्यादा रहेगा फीटा के कंटेक्स्ट में। इसलिए इसका एक रीजन ये भी होता है, या हम यूं कहें कि इंडिया की नेशनल इनकम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, मतलब नेशनल इनकम हमेशा ज्यादा रहेगी किसके कंपैरिजन में, डोमेस्टिक इनकम के केस में। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज डोमेस्टिक इनकम में से जब मैं नेशनल इनकम पे जा रही थी तो मैंने माइनस तो कम किया लेकिन प्लस ज्यादा किया। माइनस क्या होता है, फीटा, और ऐड क्या होता है, फीफा। बिकॉज इंडिया का फीफा इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फीटा, दैट्स व्हाई इंडिया की नेशनल इनकम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द डोमेस्टिक इनकम। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी कंट्री की या इंडिया की डोमेस्टिक इनकम कब ज्यादा होगी नेशनल इनकम के कंपैरिजन में। तो आपको ध्यान रखना है, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम के कंपैरिजन में तब ज्यादा हो सकती है जब ज्यादा क्या हो, फीटा, और कम क्या हो, फीफा, ठीक है। अगर फीटा विल बी मोर देन फीफा तो क्या होगा, अगर फीटा ज्यादा है फीफा कम है तो डोमेस्टिक इनकम विल बी ग्रेटर देन नेशनल इनकम। इसका जस्ट वाइस वर्सा, इफ फीफा इज मोर देन फीटा देन ऑलवेज
नेशनल इनकम विल ऑलवेज बी मोर देन डोमेस्टिक इनकम। क्लियर है? आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाते समय हमने सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट किए, फीटा और फीफा का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे आएंगे तो प्लस तो क्या होगा, माइनस तो होगा फीटा और प्लस होगा फीफा। ठीक है? अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो जस्ट वाइस वर्सा, यहाँ पे मैंने फीटा ऐड किया था तो नेशनल पे डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए प्लस क्या हो जाएगा, फीटा, और माइनस क्या हो जाएगा, फीफा। क्लियर है? तो हमने 2 चीजें जान ली, डोमेस्टिक टू नेशनल और ग्रॉस टू नेट। अब फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कंसेप्ट समझ लीजिए। व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट एंड व्हाट इज मार्केट प्राइस, ये समझते ही आप कोई सी भी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट मेरी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से बनी है। ठीक है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से किसी भी पर्सन को बिजनेस करने के लिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की। इन सब के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है। लैंड के लिए रेंट पेमेंट करना होता है, लेबर के लिए वेजेस पेमेंट करनी होती है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना होता है। तो ये सब किसका पार्ट बनती है, हमारी फैक्टर कॉस्ट का। अब हमें कन्वर्ट क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे। क्या हम जो भी प्रोडक्ट मार्केट में खरीदते उसकी प्राइस फैक्टर कॉस्ट के इक्वल होती है क्या? नहीं। क्यों नहीं होती? बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल है। हम 2 सेक्टर मॉडल में नहीं रहते, 3 या 4 सेक्टर मॉडल में रहते हैं। 2 सेक्टर मॉडल में सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो हाउस होल्ड होगा, दूसरा बिजनेस होगा। 3 में कौन कौन होगा, हाउस होल्ड, बिजनेस और गवर्नमेंट। और 4th में कौन होता है, हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होता है। तो हम 3 और 4 सेक्टर मॉडल में जनरली सारी इकोनॉमी काम करती है। तो सिर्फ फैक्टर कॉस्ट ही किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं होती है, वहां पे एक एडिशनल फैक्टर होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। और इंडिया में अभी कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी। ठीक है? हमें जीएसटी का पेमेंट करना होता है। तो कोई भी पर्सन या बिजनेस पर्सन, मैन्युफैक्चरर जब अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करेगा तो मार्केट प्राइस डिसाइड कर रहा है। तो फैक्टर कॉस्ट में मैंने टैक्स तो लिया ही नहीं है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते समय किसी भी कमोडिटी की मार्केट प्राइस डिसाइड करनी है तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, ऐड। और ये इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, जीएसटी वाला। ठीक है? एक और चीज हो सकती है, गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दी हो तो सब्सिडी को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, बिकॉज ये मेरी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है? तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते समय ऐड तो हो जाएगा आईडीटी और माइनस हो जाएगा सब्सिडी। वाइस वर्सा, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मार्केट प्राइस में जीएसटी ऑलरेडी ऐड है तो इसको वापस लेस कर देंगे, और मार्केट प्राइस में सब्सिडी ऑलरेडी लेस है तो फैक्टर कॉस्ट पे जाते समय इसको ऐड कर देंगे। तो हमने तीनों चीजें सीख ली, कौन कौन सी, पहले इसी को देख लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो प्लस आईडीटी और माइनस सब्सिडी। ठीक है? और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो मार्केट प्राइस में आईडीटी पहले से इंक्लूड है तो इसको माइनस कर देंगे, और इसमें से सब्सिडी ऑलरेडी लेस हो चुका है तो इसको वापस ऐड कर देंगे। और इन दोनों को कंबाइंड करके, दैट मीन्स आईडीटी और सब्सिडी को कंबाइंड करके हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। अगर आईडीटी में से सब्सिडी को लेस कर दे तो क्या आ जाता है हमारा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकती हूँ, अगर फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर है तीनों टर्म्स? डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाएंगे, फैक्टर से मार्केट पे कैसे जाएंगे, और ग्रोथ से नेट पे कैसे जाएंगे। अब ये क्लियर होते हैं, आप कोई सी भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। पहले हम क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में एडिशनल क्वेश्चन और करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ रेजिडेंट यूनिट, रेजिडेंट यूनिट का मतलब किसकी बात हो रही है, डोमेस्टिक की। जीडीपी, जीडीपी मतलब डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, रेजिडेंट। इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी डिनोट। ठीक है? तो रेजिडेंट यूनिट का मतलब यहाँ पे जीडीपी में क्या होता है। पहला क्या बोला गया है, अ बिजनेस एंटरप्राइजेस विच बिलोंग टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया विथ प्रोडक्शन यूनिट्स सोलली सिचुएटेड इन इंडिया। क्या बोला गया, कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस होगा वो इंडिया का ही सिटीजन भी होगा और इंडिया में ही सिचुएटेड होगा। ये कंपलसरी सिचुएशन नहीं है,
बिकॉज रेजिडेंट होने का मतलब ये नहीं है आप यहाँ के सिटीजन भी हो। यूएसए का कोई पर्सन आके यहाँ पे काम कर रहा है, रशिया का कोई पर्सन यहाँ पे आके काम कर रहा है, तो उसको भी हम क्या मान लेंगे, रेजिडेंट मान लेंगे। तो रेजिडेंट का नेशनलिटी से कोई लेना देना नहीं है जीडीपी के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो पहला तो हो गया हमारा गलत। द यूनिट हैविंग प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री फॉर 1 year or more irrespective of the nationality और लीगल स्टेटस, ये सही है। क्या बोला गया, रेजिडेंट का मतलब होता है एक यूनिट है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसकी नेशनलिटी क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। एक बार सी भी देख लेते हैं। ए सिटीजन हाउस होल्ड विच हैड बीन लिविंग इन इंडिया ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड वन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर सोलली इन इंडिया। तो बोला गया है कि वो सिटीजन भी होना चाहिए और इंडिया में उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो इंडिया का सिटीजन हो। हाउस होल्ड एंड बिजनेस एंटरप्राइज कंपोज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया अलोन लिविंग इन इंडिया ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो हाउस होल्ड भी होगा और बिजनेस भी होगा और वो सिटीजन भी होगा और इंडिया में रह भी रहा होगा, तो जरूरी नहीं है सारी कंडीशन पूरी हो। रेजिडेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में होगा, वो नेशनलिस्ट कहां का भी हो सकता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कंसिस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड एज इनपुट बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाला कंसेप्ट आता किसमें, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, आप सबको पता ही होगा ऑलरेडी। कौन कौन से, पहला होता है वैल्यू एडिशन मेथड, एक होता है हमारा इनकम मेथड और अदर वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड में क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन का मतलब जिस फर्म ने जिस स्टेज पे जो भी वैल्यू एडिशन किया है उन सबका हम टोटल कर देंगे। तो सभी फर्म्स का समीशन वैल्यू एडिशन हमारा क्या होता है, वैल्यू एडिशन मेथड से जीडीपी या नेशनल इनकम। इनकम मेथड में क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में जितने भी लैंडलॉर्ड्स को रेंट मिला है उसका टोटल, जिनको इंटरेस्ट मिला है उनका टोटल, और जिनको प्रॉफिट मिला है उसका टोटल, और जो लोग लेबर का काम करते थे उनको जितनी सैलरी और वेजेस मिली है उनका टोटल। इन सब का टोटल करते इनकम मेथड से हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाती है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या आता है, एक्सपेंडिचर मेथड में सभी सेक्टर का एक्सपेंडिचर आ जाता है, किस किस का, सी मतलब कंजम्पशन जो हाउस होल्ड सेक्टर का एक्सपेंडिचर होता है, आई मतलब इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस सेक्टर का खर्चा होता है, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। तो 3 मेथड होते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स वाला कंसेप्ट कहां पर आता है, वैल्यू एडिशन मेथड के अंदर। बिकॉज जब भी हम वैल्यू एडिशन मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें इंटरमीडिएट गुड्स को क्या करना होता है, एक्सक्लूड करना होता है। हमेशा हमें गुड्स की फाइनल वैल्यू ही लेनी होती है, बिकॉज फाइनल वैल्यू लेने पर ही हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को एक्सक्लूड कर पाएंगे। अगर मैं हर लेवल पे इंटरमीडिएट गुड्स को ले लूंगी, ठीक है, अगर मैं हर लेवल पे इंटरमीडिएट गुड्स के साथ फाइनल वैल्यू भी लूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। दैट्स वाई इस मेथड का नाम क्या है, वैल्यू एडिशन। तो आइए अब इसको देखते हैं हम। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्या बोला गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कंसिस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड एज इनपुट बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या बोला गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इनपुट की वैल्यू इंक्लूड होती है, सही बात है, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन बताता ही क्या, अभी मैंने उस गुड्स को कंज्यूमेबल नहीं बना पाई हूं, तो अब तक जो भी मेरी इनपुट की कॉस्ट लगी है वो सारी कहां पे इंक्लूड है, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Intermediate consumption exclude fixed assets whose consumption is recorded as a consumption of fixed capital। देखिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन में कभी भी डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूड फिक्स्ड एसेट्स whose consumption is recorded as a consumption of fixed capital। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये कभी भी इसके अंदर इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंक्लूड नहीं होगा। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। जीडीपी ऑफ एनी नेशन एक्सक्लूड कैपिटल कंजम्पशन एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो बोला गया कि जीडीपी कैपिटल कंजम्पशन को एक्सक्लूड करता है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को भी एक्सक्लूड करता है। इज इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल कंजम्पशन और डेप्रिसिएशन।
कैपिटल कंजम्पशन के बाद ओ लिखा हुआ है, दैट मीन्स कैपिटल कंजम्पशन का ही दूसरा नाम क्या है, डेप्रिसिएशन है। इज इंक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बट एक्सक्लूड सब्सिडीज, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए पहले में क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूड कैपिटल कंजम्पशन, जी का मतलब क्या होता है, ग्रोस, और मैंने आपको अभी भी बताया ग्रोस का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन क्या होगा इसके अंदर, इंक्लूड होगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ग्रोस था नेट था, तो ग्रोस किसको बोला था हमने, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा। और जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रोस, तो ग्रोस के अंदर कैपिटल कंजम्पशन एक्सक्लूड नहीं होता, क्या होता है, इंक्लूड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो आंसर क्या होगा, थर्ड का बी। ठीक है, फोर्थ देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें बताना है कौन सा करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट है। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, तो ये बात बिल्कुल सही बोली गई है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, जितना भी मैंने वैल्यू टोटल एडिशन किया है आउटपुट, उसमें से मैंने जितने में इसको खरीदा था वो क्या होगी, मेरी इंटरमीडिएट वैल्यू। अगर उसको मैं माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, मेरा वैल्यू एडिशन। तो फोर्थ का जो 1 बोला गया है वो बिल्कुल सही है। बी देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट, वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी बिल्कुल सही है। कोई भी पर्सन या मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर अपने लेवल पे वैल्यू एडिशन कर रहा है तो कैसे करेगा, लेबर और कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है तो इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो फोर्थ का 1 भी सही है, 2 भी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ का बी, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर, पहला बोला गया, देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जब भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इस पर्पज से किया जाता है कि इसकी मार्केट में सेल किया जाए, उससे प्रॉफिट अर्न किया जाए। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होगा, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो कर रहे हो बट आप उसको मार्केट में सेल नहीं कर रहे हो या सेल नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपका पर्पज प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। Those activities whose value is excluded from national income calculation as it will involve double counting, तो डबल काउंटिंग तो कहां पे होती है, वैल्यू एडिशन मेथड में होती है। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है। ठीक है, इसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं बोल सकते, ऑप्शन हो गया हमारा गलत। Those which produce goods and services but since these are not exchanged in the market transaction they do not command any market value। ठीक है, तो क्या बोला गया, जो गुड्स और सर्विसेज आपने बना तो लिए बट आप उसको मार्केट में एक्सचेंज नहीं कर रहे हो तो इसी को क्या बोलते हैं हम, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो 5 का आंसर क्या होगा, बी। ए क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आते। अभी हम सी और डी को भी देख लेते हैं गलत क्यों है, वैसे 5th का आंसर क्या होगा आपका, बी ही होगा। Those which do not involve production of goods and services as they are meant to provide hobbies and leisure time activities, इनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं बोलते। अगर किसी को पेंटिंग बनाने का शौक है तो उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो उसकी हॉबी है। ठीक है, कोई भी पर्सन अपने लेजर टाइम में, मतलब उसके आराम का समय होता है, उसमें अपनी हॉबीज वाली एक्टिविटी करता है जिससे उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलते। तो सी भी नहीं होगा। Those which result in production for self consumption therefore not included in national income calculation, तो सेल्फ कंजम्पशन वाले को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं मान सकते। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होगा कि आपने ऐसे गुड्स और सर्विसेज बनाए हैं जिनको आप मार्केट में एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एंटर इनटू द कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में इसमें से कौन कौन से इंक्लूड नहीं होंगे, एक्सचेंज ऑफ प्रीवियसली प्रोड्यूस गुड्स, एक्सचेंज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, एक्सचेंज ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, 6th का आंसर होगा ऑप्शन डी। उसका लॉजिक क्या होगा वो सुन लिए, नेशनल इनकम पूछा गया, इसमें से कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो आपको एक लॉजिक ध्यान रखना है, इससे आपके कोई भी कैलकुलेशन वाले कि इसमें से कौन सा इंक्लूड होगा कौन सा एक्सक्लूड होगा कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का पर्पस हमारा कभी भी इनकम को कैलकुलेट करना नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या पर्पस होता है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक्चुअल पर्पस होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इस ईयर में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कितने से इंक्रीज हुए। ठीक है, ये बात क्लियर होगी तो आपको सब समझ में आ जाए।
नेशनल इनकम का पर्पस कभी भी ये नहीं होता है कि इनकम कितने से इंक्रीज हुई है, बिकॉज इनकम तो ऐसे भी इंक्रीज हो सकती है ना। एक पर्सन को पिछले साल 10,000 रुपए सैलरी मिल रही थी, इस साल उसको 15,000 रुपए सैलरी मिल रही है, तो उसकी इनकम इंक्रीज हुई है, बट साथ में इन्फ्लेशन भी तो आया है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट भी लेना पड़ेगा, तो इसको हम इंक्रीमेंट इन नेशनल इनकम नहीं बोल सकते। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का पर्पस गवर्नमेंट का ये होता है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हमें उन्हीं एक्टिविटीज को या उन्हीं फैक्टर्स को कंसिडर करना है जिससे एक्चुअल में इस साल में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या बोला गया था, एक्सचेंज ऑफ प्रीवियसली प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है, पिछले साल जो गुड्स बने थे उसका इस साल एक्सचेंज हो रहा है, बट पिछले साल जो गुड्स बने थे ना वो उस साल की नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर मैंने इसको इस साल और इंक्लूड कर लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, और एक्चुअल में इस साल तो उसका प्रोडक्शन हुआ भी नहीं, इस साल तो सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है। और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मेन पर्पस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। तो एक्सचेंज को इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये पिछले साल का है और ये पिछले साल की नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। तो इसको तो हम क्या करेंगे, डज नॉट वाली कैटेगरी में फॉल कर गया, इसको तो नहीं करेंगे। एक्सचेंज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स का भी सेम केस है। एक 3-4 साल पहले मैंने कोई कार खरीदी थी, आज मैं उसको सेल कर रही हूँ, तो एक्सचेंज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स हो गया। हो सकता है इसमें इनकम दिख रही हो, मुझे प्रॉफिट भी हुआ हो, ठीक है। जनरली कार बेचने पे आपको प्रॉफिट नहीं होता क्योंकि बिकॉज कार आपकी डेप्रिशिएट हो चुकी होती है। और मान लीजिए हो गया, तब भी इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे बिकॉज जिस साल ये कार मैन्युफैक्चर हुई थी उस साल की जीडीपी में ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है, तो सेकंड हैंड गुड्स को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सचेंज ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को तो हम कभी इंक्लूड करते ही नहीं है बिकॉज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वो सिर्फ इनकम में फ्लक्चुएशन हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस में फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया स्टॉक और बॉन्ड, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। स्टॉक का मतलब यहाँ पे वो वाला स्टॉक नहीं है जो हम रॉ मटेरियल रखते हैं, यहाँ पे स्टॉक का मतलब है शेयर मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उनका एक पोर्टफोलियो होता है, एक बास्केट होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। तो ना तो ये इंक्लूड होगा, ना ये इंक्लूड होगा, ना ही ऊपर वाला इंक्लूड होगा, बिकॉज इन तीनों से ही करंट ईयर में हमारे गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6th का डी। Which of the following enter into the calculation of national income? इसमें से कौन सा नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में फॉल करेगा? ऊपर वाला तो क्या था, नहीं करेगा, यहाँ पे क्या पूछा गया, करेगा। The value of services that accompany the sale, addition to the inventory stock of final goods and material, stock and bonds sold during the current year। अब वापस आपको पता लगाना है कि कौन से ये पता लग रहा है कि हमारे करंट ईयर में प्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ है। देखिए पहला देखिए, द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज दैट कंपनी द सेल, तो कंपनी, यहाँ पे कोई भी ईयर नहीं दे रखा तो इसको क्या मानेंगे, करंट ईयर की बात हो रही, तो ये इंक्लूड हो जाएगा। एडिशन टू द इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ फाइनल गुड्स एंड मटेरियल, इसमें क्या बोला गया, पिछले साल समझ लीजिए आपका ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट का था और इस साल आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना का है, 4000 यूनिट का है, मतलब इस साल आपने प्रोडक्शन कितना करा है, 2000 यूनिट का। तो आपका जो 2000 यूनिट का प्रोडक्शन है वो कहाँ पे इंक्लूड होगा, करंट ईयर की जीडीपी में। तो एडिशन टू इन्वेंट्री स्टॉक, तो यहाँ पे एडिशन कितना हुआ है, ओपनिंग 2000 था, 4000 क्लोजिंग था, तो 2000 यहाँ पे इंक्लूड होगा, तो ऑप्शन बी भी सही है। स्टॉक और बॉन्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इससे एक्चुअल में गुड्स और सर्विसेज में प्रोडक्शन में कोई इंक्रीमेंट होता ही नहीं, जिसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आंसर क्या होगा 7th का डी। GNP/MP इज, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या पता लगाना है, GNP/MP, पहले इस टर्म को समझिए फिर इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। जब आपको डोमेस्टिक से नेशनल क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस क्या होता है और ग्रोथ से नेट क्या होता है, अगर आपको ये तीनों टर्म्स पता है तो आप कोई सी भी वैल्यू दे दे, आपको GDP/FC दे दे, GDP/MP दे दे, NDP/FC दे दे, NNP/MP दे दे, या और भी कोई फर्दर वैल्यूज दे दे, आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, GNP/MP, ठीक है। ऑप्शन देख लेते, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, GDP/MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो मेरे पास अगर GDP दे रखा है दैट मीन्स डोमेस्टिक, देखिए GDP/MP और GNP/MP में सब कुछ सेम है, ग्रोस का G का मतलब ग्रोस, G का मतलब ग्रोस। इस वाले सेकंड वर्ड को छोड़ देते,
पी का मतलब प्रोडक्ट, पी का मतलब प्रोडक्ट, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। दैट मीन यहाँ पे डिफरेंस किसका है, सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल का। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि जब भी डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे तो फीटा को तो लेस करेंगे और फीफा को ऐड करेंगे, और इन दोनों को हम अगर नेट कर देते उसको क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, हमारा यही आंसर हो जाएगा। जीडीपी एमपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं थी, तो आप इसको माइनस क्यों कर रहे हो, ये गलत हो गया। जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है एनडीपी एमपी, ठीक है, क्योंकि ये ग्रोथ था और हम डेप्रिसिएशन कर दिया तो ग्रोथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट के अंदर, तो ये एनडीपी एमपी आएगा, ये भी नहीं होगा। जीडीपी एमपी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स अपने आप में स्टेटमेंट ही गलत है बिकॉज मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो आप इसको वापस इंक्लूड क्यों कर रहे हो, तो डबल काउंटिंग हो गया, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, एट का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन आपके एग्जाम में देखिए जनरली यही वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर टाइम मिला तो मैं आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन भी कराऊंगी, जनरली आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, जीएनपी इंक्लूड्स, जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसमें फीटा और फीफा का एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। जीएनपी इंक्लूड्स अर्निंग ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशन ओवरसीज एंड इंडियन रेजिडेंट वर्किंग ओवरसीज बट जीडीपी डज नॉट इंक्लूड दिस। सही बात बोली गई है, जीएनपी में फीफा और फीटा एडजस्टेड हो चुका है, दैट मीन्स जीएनपी में उन लोगों की इनकम भी इंक्लूड है जो रहते तो आउटसाइड इंडिया है बट इंडिया के सिटीजन है, बट जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोला गया, हमें करेक्ट पूछना था तो पहला तो हमारा सही है। बी और देखते हैं, एनएनपीएफसी कैलकुलेट कर रखा है नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी को ही क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम मतलब जब भी हम नेट नेशनल प्रोडक्ट को फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम नेशनल इनकम। क्या बोला गया, फैक्टर इनकम अर्नड इन डोमेस्टिक टेरिटरी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है, माइनस नहीं होता है प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस, इसलिए गलत हो गया। ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ था, इंक्लूड्स, तो जीएनपी में हमने इंक्लूड किया था लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नेशनल इनकम में से इसको माइनस कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ जीडीपी। क्या बोला गया है कि जब जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं तो हम कैपिटल गुड्स और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड नहीं करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये भी गलत स्टेटमेंट है। ग्रोस का मतलब ग्रोस वैल्यू आएगी तो डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड होगा, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। एनडीपी एमपी कैसे निकाला है, जीडीपी एमपी प्लस डेप्रिसिएशन नहीं होगा, जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस होता तब ये स्टेटमेंट सही होता, यहाँ पे प्लस होता तब ये स्टेटमेंट सही होता, और यहाँ पे इंक्लूड होता तब सही होता, बट यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लगाया हुआ है और इंक्लूड की जगह एक्सक्लूड किया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही स्टेटमेंट क्या है हमारा, 9th का ऑप्शन ए। द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इज, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस किसका होता है, अगर फैक्टर कॉस्ट में मैं इंडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दूं और सब्सिडी लेस कर दूं तो मार्केट प्राइस आ जाएगी। मार्केट प्राइस में इंडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड है और मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो मार्केट प्राइस में से अगर मैं फैक्टर कॉस्ट को क्या कर दूं, अगर मैं मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को वापस लेस कर दूं और सब्सिडी को ऐड कर दूं तो किस पे चल जाऊंगी मैं, फैक्टर कॉस्ट पे। तो पहला क्या बोला गया, डिस्टिंक्शन क्या होता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड तो नहीं होता बिकॉज ये तो डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करने के काम आता है, पहला तो हो गया हमारा गलत। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये बिल्कुल सही है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इन दोनों को अगर हम एडजस्टमेंट करके नेट इनडायरेक्ट टैक्स में कन्वर्ट कर दे तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में इसी का डिफरेंस होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी नहीं होता है, माइनस होता है। डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये भी नहीं होता है बिकॉज ये तो तब काम आता है जब ग्रोथ से किस में कन्वर्ट करते हैं हम, नेट में, ठीक है। ना तो ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बिकॉज फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में एक ही चीज का एडजस्टमेंट होता है, वो क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी भी लिख सकते हैं। इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज पॉजिटिव देन, देखिए वही कंसेप्ट आ गया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड पॉजिटिव नेगेटिव वाला हमने लिखा था, ये रहा, ठीक है। क्या लिखा है, क्या क्वेश्चन क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा, नेशनल इनकम विल बी ग्रेटर देन द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, इसका आंसर यही सही होगा, ठीक है। यहाँ पे वापस देख लीजिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ज्यादा है, नहीं पहला क्या था, फैक्टर इनकम टू अब्रोड ज्यादा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ज्यादा है, तब डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होगी, नेशनल इनकम कम होगी। बट हमसे पूछा क्या, ये वाला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, दैट मीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ज्यादा है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड कम है, तो हमेशा एनआई ज्यादा होगा डीआई से, डोमेस्टिक इनकम कम होगी नेशनल इनकम के कंपेरिजन में। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड पॉजिटिव है, दैट मीन फीफा इज मोर देन फीटा, और जब भी फीफा इज मोर देन फीटा होगा तो नेशनल इनकम विल ऑलवेज बी मोर देन डोमेस्टिक इनकम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, नेशनल इनकम विल बी ग्रेटर देन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम विल बी लेस देन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, ये नहीं होगा, ये तो तब होता है जब फीटा ज्यादा होता है, फीफा कम होता है। नेट एक्सपोर्ट का कोई रोल ही नहीं है, नेट एक्सपोर्ट विल बी नेगेटिव। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम विल बी ग्रेटर देन द नेशनल इनकम। तो बी सी डी तीनों गलत है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब क्या होता है कि जीडीपी पर कैपिटा कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, आप जीडीपी लिख दो, उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। तो जीडीपी पर कैपिटा ये बताता है हमें कि हमारी कंट्री में पर पर्सन या एवरेज इनकम एक इंडिविजुअल की कितनी है। तो देख लीजिए कौन कौन सा आंसर ये बता रहा है। ए मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन आ गया, ये सही है। एक्चुअल करंट इनकम रिसिप्ट ऑफ पर्सन, यहाँ पे भी पर्सन आ गया, ये भी सही है। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, ये भी सही है, ठीक है। जीडीपी को यहाँ पे नेशनल इनकम बोला गया है, और जीडीपी को अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे तब भी क्या आ जाएगा हमारा, जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा, इसको एक बार वापस देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए वापस। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा गलत रीड कर लिया, ऑप्शन बी वापस देखिए, ठीक है। एक्चुअल करंट इनकम रिसिप्ट ऑफ पर्सन, करंट इनकम नहीं होती है, ठीक है। हमेशा जब भी जीडीपी कैलकुलेट होती है प्रीवियस ईयर की कैलकुलेट होती है, करंट इनकम का यहाँ पे सवाल नहीं आता। अगर यहाँ पे प्रीवियस ईयर होता तो फिर भी हम इसको सही मान लेते, बट करंट इनकम इसका नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए एंड सी। क्लियर है, ए भी सही है, सी भी सही है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। करंट इनकम नहीं होती है क्योंकि जीडीपी या नेशनल इनकम हमेशा प्रीवियस डेटा की कैलकुलेट होती है, तो करंट की वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 12th का आंसर होगा डी। Which of the following is an example of transfer payment? What is transfer payment? Transfer payment का मतलब होता है वो सारे पेमेंट जिसके लिए इंडिविजुअल ने एज सच प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो गया, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हो गया, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। तो ट्रांसफर पेमेंट में क्या आएगा, ओल्ड एज पेंशन आ जाती है, स्कॉलरशिप भी आ जाती है और कंपनसेशन भी आ जाता है। तो 13 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा ट्रांसफर पेमेंट कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, बट पर्सनल इनकम में इंक्लूड होगा। बिकॉज नेशनल इनकम में हमें पता क्या लगाना है अल्टीमेटली कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। तो ट्रांसफर पेमेंट से कोई गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन तो होता नहीं, इसलिए हम उसको हमेशा एक्सक्लूड करके चलेंगे। इंक्लूड किसमें कर लेंगे, पर्सनल इनकम, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम का पार्ट तो नहीं बने, बट अगर स्कॉलरशिप मुझे मिलती है, पेंशन मिलती तो मेरी पर्सनल इनकम तो है। तो दैट मीन्स ट्रांसफर पेमेंट विल नेवर बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बट विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन द पर्सनल इनकम। नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे, पर्सनल इनकम में हमेशा इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे हमने पूछा गया था क्या क्या होते, तो इसका आंसर क्या होगा, 13 का आंसर ऑप्शन डी। ये आपके शायद 2024 में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा अटेम्प्ट में आया था, इससे पिछले वाले में, उससे जस्ट पहले वाले में क्वेश्चन आ चुका है आपका। मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स, और इसमें ये जो आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सी को कहाँ लिखा गया था, बी पे लिखा गया था, ठीक है। मुझे ये याद है, शायद मैंने आज ही चेक किया था, ठीक है। क्योंकि आपको देखिए एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कि आप एमसीक्यू का नंबर रट के चल जाओ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा तो उसका याद कर लेते हैं, ये बी होगा, सी होगा, डी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है। बिकॉज एग्जाम में आपके जो ABCD होते हैं वो हमेशा शफल होके आएंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे रटोगे तो आपके एग्जाम में गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आपके 2023-24 में आया था, उसमें सी वाला आंसर सही है और ये बी पे लिखा हुआ था। इसको समझते होता क्या है,
सेल्फ एम्प्लॉयड की मिक्स्ड इनकम क्या होगी? देखिए मिक्स्ड इनकम में क्या हो गया, उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड हो गया, वेजेस भी इंक्लूड हो गया, मुझे कहीं से रेंट मिल रहा है वो भी इंक्लूड हो गया, और कहीं से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी इंक्लूड हो गया। तो नेट प्रॉफिट तो सिर्फ एक की बात कर रहा है, ये नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी सिर्फ लेबर की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है? कंबाइंड। यहाँ पे वेजेस है, देखिए यहाँ पे वेजेस है और नेट प्रॉफिट है, ये सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि मिक्स्ड में हमेशा क्या आएगा हमारा? कंबाइंड। मतलब सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिला के मुझे जितनी भी इनकम अर्न कर रही हूँ वैसे सारी कंबाइंड इनकम हो जाएगी या मिक्स्ड इनकम होगी। तो 14 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कंबाइंड इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द नेशनल इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम? बोला गया इसमें से कौन सा नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम कैलकुलेट करते समय ऐड हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, जो चीज नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम ऐड नहीं हुई थी बट वो मेरी पर्सनल इनकम का पार्ट है, तो जब भी मैं नेशनल इनकम को पर्सनल इनकम में कन्वर्ट करूंगी तो उसमें ऐड हो जाएगी। ट्रांसफर पेमेंट टू इंडिविजुअल, ये एनआई का पार्ट नहीं होते बट पीआई का पार्ट होते, तो इसको हम ऐड कर देंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कॉर्पोरेट, ये कॉर्पोरेट सेक्टर की इनकम है, पर्सनल इनकम से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर की इनकम है, पर्सनल का मतलब होता है इंडिविजुअल की इनकम, तो ये नहीं आएगा। ट्रांसफर पेमेंट मेड टू द फॉरेन, ये फॉरेनर की इनकम है, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना नहीं। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूडेड है, वो पर्सनल इनकम भी है बट दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो वापस ऐड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। हमसे पूछा क्या गया था? एडेड टू नेशनल इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम, तो नेशनल इनकम को पर्सनल इनकम में जब कन्वर्ट करना होता है तो हमें ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड करना होता है। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ट्रांसफर पेमेंट टू इंडिविजुअल, 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे एमसीक्यू क्लियर हो चुके होंगे। आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो कल हम जो करेंगे केनेसियन थ्योरी के सारे एमसीक्यू सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट, जो कि 15% वेटेज लेकर चलता है, ठीक है। तो हैव ए ग्रेट डे, कल मिलते हैं।